देखिए, इलास्टिक बॉडी के लिए हुक साहब ने एक नियम दिया था। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? हम जानते हैं कुछ बॉडी ऐसी होती है, जैसे गीली मिट्टी है उसमें फोर्स लगा दो। अब गीली मिट्टी में बिल्कुल पानी न घोर दो कि फोर्स लगा दो तो पानी होगा उसमें। गीली मिट्टी है उसमें फोर्स लगा दो, गड्ढा गड्ढा हो जाएगा उसमें, और उसको छोड़ दो तो फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगी? आ जाएगी? नहीं आएगी। अगर कोई इलास्टिक बॉडी है तो कैसी होती है? अगर उस पर आप फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्म हो जाती है। इस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर फोर्स को हटा लीजिएगा तो बॉडी फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी। इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो हुक साहब ने कहा कि मान लेते हैं कि एक बॉडी है। अब बॉडी का मतलब अब वैसी अगर बॉडी ले लेंगे ऊट पटांग टाइप की, जैसे कंकड़ पत्थर टाइप की, तो उसकी हम डायमेंशन कैसे लेंगे? तो उन्होंने कहा मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है ओई, ठीक है, और ये एल लेंथ की है, और इस पे आपने फोर्स लगा करके इसको खींच दिया। इसको खींच करके यहां तक ले आए, बी तक ले आए, और आपने इसमें एक्सटेंशन कर दिया, एल डैश का एक्सटेंशन कर दिया। लैंग्वेज बुक की पहचानिए, कहीं कहीं पर लिखा होता है एक्सटेंडेड लेंथ। एक्सटेंडेड लेंथ का मतलब बढ़ी हुई लेंथ, सॉरी मतलब बढ़ी हुई लेंथ। बढ़ी हुई लेंथ ये वाली हो गई, ठीक है, और जितना एक्सटेंशन हुआ वो अलग होता है। ये एल डैश हो गया। तो अगर ये बॉडी इलास्टिक है तो ये बॉडी क्या करेगी? अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का प्रयास करेगी। तो उसमें एक अपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको कि टेंशन कहेंगे। तो हुक साहब ने कहा ये जो टेंशन होता है ना, ये प्रपोर्शनल होता है जितनी एक्सटेंडेड लेंथ होती है, जितनी ओरिजिनल लेंथ होती है, इसके रेशियो के इक्वल होता है। समझ में बात? तो पहले थोड़ी कहानी इस डायग्राम के बारे में लिख ली जाए, इसके बाद थ्योरी लिखी जाए। तो हमने मान लिया कि L जो है इसकी नेचुरल लेंथ है, डेफिनेशन बाद में लिखाते हैं। नेचुरल लेंथ ऑफ वायर, चूंकि लिखी दिया हमने स्ट्रिंग है। तो आप कहेंगे क्या ये रूल स्ट्रिंग के लिए होता है? नहीं, कोई भी इलास्टिक बॉडी के लिए होता है, लेकिन स्ट्रिंग की डायमेंशन क्लियर है कि लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम मोटी स्ट्रिंग ले लेंगे तो उसमें एरिया आ जाएगा, ब्रेथ भी उसकी कम ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और एल डैश जो है वो है एक्सटेंशन इन लेंथ, या एक्सटेंडेड, या नहीं एक्सटेंडेड लेंथ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सटेंशन इन लेंथ। एक्सटेंशन इन लेंथ। अगर एक्सटेंडेड कहेंगे तब तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें जो टेंशन एक्ट कर रहा है, टी इज द, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं, या इसको दूसरा नाम टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ लिखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग, टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग is proportional to the ratio of increment in length, is proportional to the ratio of increment in length to the natural length, to the natural length। यानी ये जो हमने लिखा ना एक्सटेंशन ना लिखे, इंक्रीमेंट इन लेंथ लिख दो, ज्यादा ठीक रहेगा। एक्सटेंशन भी सही है, इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीमेंट इन लेंथ। यानी कि अगर मान लें कि इफ टी इज द टेंशन, टी इज द टेंशन, देन बाय हुक्स लॉ क्या उन्होंने कहा? टी प्रोपोर्शनल होता है। हमें क्लास 11th में पढ़ाया गया था हुक्स लॉ में कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट था स्ट्रेन, और उस याद करिए उसमें था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ई लिया था इनटू स्ट्रेन, और ई होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद है ना। इसको कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसी को हुक्स लॉ कहा गया था। तो वही हुक्स लॉ यहाँ भी है, ठीक है। लिखने का तरीका चेंज है। क्या उन्होंने कहा? इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये उन्होंने कहा, ठीक है। और जब हमने यहां पर टी इज इक्वल टू किया तो एक कांस्टेंट लैम्डा आ गया, एल डैश अपॉन एल, ये हुक्स लॉ होता है।
जहां लैम्डा इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लैम्डा इज कांस्टेंट, लैम्डा एक कांस्टेंट है उस बॉडी के लिए, फॉर दैट स्ट्रिंग and known as and called modulus of elasticity, modulus of elasticity, modulus of elasticity, elasticity। नोट करिए इसको, ये आपका छोटा सा हुक्स लॉ है।